सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का आज की फिजिकल केमिस्ट्री की ई क्लास में स्वागत है। आज का टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार देखें तो परम शून्य ताप पर किसी भी विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान भी शून्य होता है। तृतीय नियम के अनुसार हम देखें कि किसी एक पदार्थ को गर्म करें और गर्म कितना करें, उसके गलनांक बिंदु से कम ताप तक, तो ये पदार्थ है सॉलिड और ये भी पदार्थ है सॉलिड। यहाँ इसका टेम्परेचर है 0 केल्विन, यहाँ इसका टेम्परेचर है T, अर्थात 0 केल्विन से T टेम्परेचर तक इसको गर्म किया तो प्रेशर कितना है P। ऐसी स्थिति में एंट्रोपी परिवर्तन का जो मान है वो समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं, जहाँ एंट्रोपी परिवर्तन बराबर परम ताप T पर एंट्रोपी और परम शून्य ताप पर एंट्रोपी। अगर हम समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 को हल करते हैं तो परम ताप पर एंट्रोपी का मान समीकरण 2 से प्राप्त करते हैं, जहाँ एस टी बराबर S0 प्लस समाकलन 0 टू T CP अपॉन T dt। तृतीय नियम के अनुसार S0 बराबर क्या होगा 0। परम शून्य ताप पर विशुद्ध एंट्रोपी का मान भी शून्य होता है। तो ऐसी स्थिति में समीकरण 2 क्या बदल जाएगी समीकरण 3 में, अर्थात एस टी बराबर समाकलन 0 टू T CP अपॉन T dt। जो समीकरण 3 है वो तृतीय नियम उष्मागतिकी के तृतीय नियम की एंट्रोपी को दर्शाता है। यदि कोई पदार्थ है और वो पदार्थ द्रव है और उस पदार्थ के गलनांक बिंदु के ऊपर एंट्रोपी के परिवर्तन का मान परिकलित करें तो समीकरण 4 के द्वारा हम परिकलित कर सकते हैं, जहां ST0 स्टैंडर्ड, 0 का मतलब स्टैंडर्ड, यहाँ 0 केल्विन से TM क्या है मेल्टिंग पॉइंट, और इस मेल्टिंग पॉइंट के बीच में एंथैल्पी परिवर्तन भी जोड़ा जाएगा। अर्थात एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करते समय यदि अवस्था परिवर्तित हो रहा है तो एंथैल्पी भी परिवर्तन जो हो रहा है वो भी उसमें ऐड करते हैं। तो 0 केल्विन टू TM CP0 S अपॉन H यानी सॉलिड अपॉन T dt प्लस डेल्टा H0 फ्यूजन अपॉन T प्लस TM टू T मेल्टिंग पॉइंट से T ताप तक CP0L, यहाँ लिक्विड, यहाँ अर्थात ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा देखें, गलनांक बिंदु से ऊपर किसी गैस की के लिए एंट्रोपी परिवर्तन, गैस के लिए, वहां लिक्विड के लिए, तो पहले सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा। तो यहाँ एंट्रोपी परिवर्तन तृतीय नियम के अनुसार सॉलिड के लिए, प्लस सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो एंथैल्पी, और फिर लिक्विड के लिए एंट्रोपी परिवर्तन तृतीय नियम के अनुसार, फिर लिक्विड से गैस में जाएंगे तो एंथैल्पी किसकी, वेपराइजेशन की, और फिर ये गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन। इस प्रकार यहाँ समीकरण 5 से हम किसी गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान ज्ञात करते हैं गलनांक बिंदु से ऊपर। यहाँ जहाँ दे रखे TM क्या है पदार्थ का गलनांक, B फॉर बॉइलिंग है, L क्या है लिक्विड अवस्था में उष्माधारिता स्थिर दाब पर, गैस क्या है G फॉर गैसीय अवस्था में स्थिर दाब पर उष्माधारिता, S क्या है सॉलिड अवस्था में स्थिर दाब पर उष्माधारिता, यहाँ डेल्टा H0 फ्यूजन गलन के एंथैल्पी के मान, यहाँ वाष्पन की एंथैल्पी के मान। इस प्रकार हम समीकरण 5 से कोई भी समीकरण को या प्रॉब्लम को हल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नष्ट ऊष्मा प्रमेय। नष्ट ऊष्मा प्रमेय के अनुसार देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से संबंध सभी पदार्थ शुद्ध क्रिस्टलीय अवस्था में हो तो ऐसी अवस्था में अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी का मान शून्य होता है। वही तृतीय नियम ये कह रहा था कि परम ताप पर विशुद्ध ठोस पदार्थ के लिए एंट्रोपी का मान शून्य होता है 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो ये भी यही कह रहा है, तृतीय नियम के अनुसार ही आधारित है, ये थ्योरम भी यही कह रही है, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया से संबंध सभी पदार्थ विशुद्ध अवस्था में हो अर्थात शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में हो तो अभिक्रिया के लिए जो एंट्रोपी परिवर्तन का मान होगा वो शून्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक एंट्रोपी चेंज इन केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो रिएक्टेंट से क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट, तो एंट्रोपी परिवर्तन का परिकलन हम समीकरण 1 से ज्ञात कर सकते हैं, जहां एंट्रोपी प्रोडक्ट की माइनस एंट्रोपी रिएक्टेंट की। यहाँ इसका मान रखें तो समीकरण 2 प्राप्त होता है, अर्थात समीकरण 1 को हम स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलित करें, यहाँ P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट, और डेल S अपॉन डेल टी P बराबर हमें होता है CP अपॉन
टी, तो इसका मान रखें हम इसका और इसका, तो हमें समीकरण ये प्राप्त होता है। और इसको हल करते हैं तो ये ऊष्माधारिता में परिवर्तन स्थिर दाब पर अपॉन टी, समीकरण 3 प्राप्त होता है। समीकरण 3 का अवकलन करके इसका T0 व अन्य किसी ताप के मध्य समाकलन करते हैं। पहले अवकलन किया फिर समाकलन किया, तो समीकरण 4 प्राप्त होता है। समीकरण 4 को हल करते हैं तो लास्ट में हमें समीकरण 5 प्राप्त होता है। और समीकरण 5 से हम किसी भी अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का परिकलन करते हैं। अर्थात समीकरण 5 उन अभिक्रियाओं पर लागू होती है जिनमें किसी भी क्रियाकारक या उत्पाद की ताप के T0 से T प्रास में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता हो। पहले वाला जो पढ़ा था हमने, एंट्रोपी परिवर्तन कैलकुलेशन किया था, वो भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा था, अर्थात ठोस से द्रव बन रहा था, द्रव से गैस। यहाँ कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है अवशेष या अवशिष्ट एंट्रोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपिक आंकड़ों के अनुसार हम एंट्रोपी का परिकलन करते हैं या ऊष्माधारिता के मानों के आधार पर हम निरपेक्ष एंट्रोपी के मान का प्रायोगिक निर्धारण करते हैं। तो इस परिकलित और प्रायोगिक मान में ज्यादा अंतर नहीं होता। लगभग सभी परिस्थितियों में ये दोनों परस्पर समानता दर्शाते हैं, लेकिन कभी कभी एंट्रोपी का प्रायोगिक मान है उसमें परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि इसका कारण ये है कि प्रायोगिक निर्धारण में प्रवस्था संक्रमण की बात ना आ पाती हो, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आ भी जाए तो दूसरी संभावना यह है कि पदार्थ की पूर्णतः ठोस अवस्था में भी कुछ अव्यवस्था होती है, डिसऑर्डर। तो उस स्थिति में T बराबर 0 पर भी एंट्रोपी का मान शून्य नहीं हो पाता। ये जो कारण है वो ही एंट्रोपी का अवशेष मान कहलाता है, अर्थात अवशेष एंट्रोपी कहलाती है। फिर समझ लो अवशेष या विशेष एंट्रोपी क्या है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मान से एंट्रोपी का परिकलन करते हैं, वो परिकलित मान है। और यदि ऊष्माधारिता से हम एंट्रोपी का परिकलन करते हैं तो वह प्रायोगिक मान है। सभी अवस्थाओं में लगभग परिकलित और प्रायोगिक मान एक समान होते हैं, लेकिन कभी कभी ये मान डिफरेंस होते हैं। डिफरेंस क्यों आता है? इसका कारण पहले बात तो ये हो सकता है कि प्रायोगिक निर्धारण में प्रवस्था संक्रमण जो फेज ट्रांजिशन है उसकी बात कंसिडर नहीं की गई हो। दूसरी कारण ये है कि पूर्ण ठोस अवस्था अगर पदार्थ की है तो उस ठोस अवस्था में भी डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोनों स्थितियों में डिसऑर्डर हो जाए या फेज ट्रांजिशन की बात नहीं है।